अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, अच्छे से रखे। आज कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम इनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें, समझ सकें, और ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला ऑब्जेक्टिव आज का जो है दैट इज above the line items is the other name of, यानी फिर से समझे, above the line items, ठीक है ना, the other name of dash dash items in balance of payments। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एक नाम होता है अबोव द लाइन आइटम्स, ठीक है ना। तो अबोव द लाइन आइटम्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो वो दूसरा नाम क्या है, उनको हम ऑटोनॉमस आइटम्स कहते हैं। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ऑटोनॉमस आइटम्स को अबोव द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है, या अबोव द लाइन्स जो है इसका एक और नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट की लैंग्वेज में, और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स। तो पहला above the line items, ठीक है ना, is the other name of autonomous items in balance of payments, ठीक है ना। तो पहले में क्या आ जाएगा, autonomous items, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, BOP stands for balance of payments, accounts are maintained in a dash dash accounting structure। आप लोग जानते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो होते हैं अकाउंटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको किस स्ट्रक्चर में रखा जाता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा, डबल एंट्री अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन अ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, यानी डबल एंट्री सिस्टम होता है वहां पर, ठीक है ना। यानी क्रेडिट आइटम एज वेल एज डेबिट आइटम जिसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन, ठीक है ना। यानी जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, व्हेन रियल एम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट रेट। यानी जिस समय रियल एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बराबर होगी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के, ठीक है ना। तो उस समय जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन नंबर फोर, इंक्रीज टैक्सेशन रेवेन्यू वुड डिक्रीज डैश डैश, ठीक है ना। यानी इंक्रीज टैक्सेशन रेवेन्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि जब टैक्स जो है वो इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो डिक्रीज होगी, ठीक है ना। यानी इंक्रीज टैक्सेशन रेवेन्यू वुड डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। यहां पर क्या आंसर आएगा, एग्रीगेट डिमांड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, बाय द फॉल ऑफ इंपोर्ट्स एग्रीगेट डिमांड विल डैश डैश, ठीक है ना। यानी बाय द फॉल ऑफ इंपोर्ट्स, जब इंपोर्ट फॉल हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल, एग्रीगेट डिमांड का क्या होगा। यानी जब इंपोर्ट्स फॉल होंगे तो एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या होगा, ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या आएगा, बाय द फॉल ऑफ इंपोर्ट्स एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, ये इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, गुड्स मार्केट एंड द मनी मार्केट आर लिंक्ड टुगेदर बाय, ठीक है ना। यानी जो गुड्स मार्केट है और जो मनी मार्केट है, ठीक है ना, ये दोनों टाइप ऑफ मार्केट्स जो है दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय। ये दोनों मार्केट्स जो है वो लिंक्ड है किस चीज से, इंटरेस्ट रेट्स। यानी इंटरेस्ट रेट्स की वजह से ये दोनों गुड्स मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट जो है वो लिंक्ड टुगेदर है बाय इंटरेस्ट रेट्स। यानी फिर से सुनिए, गुड्स मार्केट एंड द मनी मार्केट आर लिंक्ड टुगेदर बाय इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 7, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेट है या इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है तो उस समय जो वैल्यू ऑफ मनी है उसके साथ क्या होता है, यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। फिर एक बार, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इनविजिबल एंड विजिबल आइटम्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट आर द पार्ट ऑफ डैश डैश। यानी जब हम बात करते हैं इनविजिबल एज वेल एज विजिबल, यानी टेंजिबल एज वेल एज नॉन टेंजिबल आइटम्स की जब हम बात करते हैं,
ठीक है ना। आइटम्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट आर द पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट होते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर से समझे, इनविजिबल एंड विजिबल आइटम्स ऑफ डेट एंड क्रेडिट आर द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर, यानी एग्रीगेट डिमांड जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है। तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो हम इस तरीके से लिखेंगे, इट इज सिंपली सी, ठीक है ना, प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है ना। तो ये 9 ऑब्जेक्टिव्स यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की और आप, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। एक बार आप अच्छे से इनको देख लीजिए, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप इसको समझना चाहोगे या अगर आप लोगों ने इसको समझा है बेहतर तरीके से तो अच्छी बात है। और अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर कोई डाउट है या फिर आप चाहते हो कि मुझसे एक्सप्लेनेशन किसी भी क्वेश्चन की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 या जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो मैं जरूर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जब तक मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो ले आऊंगा तब तक अल्लाह आप सब लोगों को और मुझे भी सलामत रखे। बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।